नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये क्लास जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये एक्चुअली काफ़ी रिक्वेस्ट की गई कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो उसी के लिए मैंने ये आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास का एक छोटा डेमो बनाया है कि हर्षवर्धन जैसा एक टॉपिक लिया है मैंने छोटा। इस क्लास में और उस क्लास में एक अंतर ये होगा कि उसमें हम दोनों लोग आमने-सामने हो सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, उस जो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बहुत से ऐसे चार्ट मैं बुक से दिखा सकता हूँ जो कि यूट्यूब के कॉपीराइट के कारण मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। जैसे ये मैप ही है, हो सकता है इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए क्योंकि मैंने ये कहीं और से लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस के वैकल्पिक विषय इतिहास के लिए ये मैंने टॉपिक चुना है हर्षवर्धन। और उस सिलेबस में जो हमारा इतिहास के वैकल्पिक विषय में है उसका नाम है हर्षवर्धन तथा समकालीन शासक। अब हम आगे शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे या क्या क्या चीजें आगे होंगी। तो देखिए सबसे पहले जो है कि हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में उसकी प्रस्तावना या विषय वस्तु क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हर्ष है तो हम हर्ष के बारे में जो जानकारी देंगे, उसकी स्टोरी पार्ट आपको बता देंगे, ठीक है। और कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं, किस किस चीजों के लिए फेमस है, या क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम आएंगे सोर्स पे। सोर्स क्या होता है और सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं तो हम किसी चीज का अगर हमें प्रमाण देना होता है कि अगर हर्ष ने महामोच परिषद का आयोजन किया है तो ये बात कहाँ दी गई है, हेमसांग में दी के विवरण में दी गई है कि बाणभट्ट के विवरण में दी गई है। अगर आप उसको ऐसे करके लिखते हैं तो इससे आपको एक से आधे नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है पता सबको हो लेकिन आप सोर्स के बारे में मेंशन नहीं करते, तो आंसर में सोर्स जरूर मेंशन करिए, उससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, ठीक है। तो हम सोर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हर्ष के विषय में कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट, इतिहासकारों का विमर्श। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईएएस में तो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं कि इतिहासकारों के बीच किस विषय को लेकर क्या विवाद है, या किसी व्यक्ति किसी घटना के लिए उनका क्या विचार है, ठीक है। राष्ट्रवादियों का क्या विचार है, मार्क्सवादियों का क्या विचार है, ठीक है। और यूपीपीसीएस में अगर उनमें भी आजकल क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाने लगे हैं। और दूसरी चीज जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की उपलब्धियां बताइए, तो अगर आप सीधे सीधे दिखाते हैं तो आपको 15 में से 6 से 7 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि उसके संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में इतिहासकारों का विमर्श क्या है, जैसे कि वो केंद्रीकृत है कि नहीं केंद्रीकृत है, कैसी उसकी रूपरेखा है, उसमें इतिहासकारों का एक व्यू क्या कहता है, दूसरा व्यू क्या कहता है, तब आपको 11 नंबर मिलेंगे। तो मतलब सिर्फ इतिहासकारों का विमर्श लिखने पे आप 4 से 5 नंबर पर क्वेश्चन अहेड रहेंगे। यही जो है सबसे बेहतर स्टूडेंट जो है करते हैं कि जब भी कोई आंसर लिखते हैं, चीजों को देने के बाद उसमें इतिहासकारों का विचार जरूर रखते हैं, भले उनका नाम ना रहे लेकिन वो बता देते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ऐसे कहा, मार्क्सवादी ने ऐसा कहा, लेकिन इन दोनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर बुक में नहीं रहती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि प्रश्नोत्तर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कौन से आए हैं, उनका हम जो उत्तर है उनका फ्रेमवर्क यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ तो इसका मैं आंसर लिख कर भी देता हूँ, थोड़ा बहुत छोड़ के। और लेकिन यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में ही प्रश्नोत्तर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न कौन सा है। देखिए 89 से मैंने लिया है, शायद 89 से तो आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर भी नहीं मिलेगा कि हिस्ट्री ऑप्शन पे, ये आईएएस में आए हुए हैं। तो देखिए तीन चार चीजें हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जिन घटनाओं का भारत के इतिहास पे अपूर्व प्रभाव है उनमें से 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिससे भारत में वृहद परिवर्तन आ गया, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, ये जीएस में भी पूछ सकता है आपसे, और यूपीपीसीएस में 2 बार पूछ चुका है। और है का किसका, आईएएस का क्वेश्चन, कि हर्षवर्धन स्वयं महान था परंतु बाण एवं ह्वेन ने उसे महत्तर बना दिया, कथन की विवेचना कीजिए। अब जो यूपी में जो क्वेश्चन आया है उसका निष्कर्ष और इसका निष्कर्ष अलग है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन एक ही जैसा है। फिर तीसरा, हर्ष द्वारा अपने काल के राजनीतिक इतिहास में संपादित भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
अब ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा कि ये कह क्या रहा है। कह बस इतना रहा है कि जो भी हर्ष ने अपने राजनीतिक इतिहास यानी जितने भी युद्ध लड़े हैं, जितनी भी कूटनीति की है, उसमें उस कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ और कितनी बेहतर उसकी नीति थी, बस यही लिखता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए आप ध्यान रखिए, जिसके लिए मैं बार बार आप लोग कहता हूँ कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको आंसर कंपाइलेशन बुकलेट बनानी है। क्यों? 91 का क्वेश्चन है कि हर्ष एवं समसामयिक राजाओं के संबंधों का विवेचन कीजिए। ये वाली लाइन 2019 में आई कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, 15 नंबर में आया। सेकंड पार्ट उसने छोड़ दिया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा 2019 के पीसीएस का पेपर, उसने पूछा हर्ष के समसामयिक राजाओं के संबंधों का विवेचन कीजिए। जिसने क्वेश्चन लगाया था, किया, बना रखा होगा, उसको आराम से एक आंसर मिल गया बना बनाया। 15 में से 11 से 12 नंबर वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हर्ष और अशोक में शब्द रूप दोनों के गुण विद्यमान थे। देखिए ये यहाँ 92 में पूछा है, बस यहाँ 96 में सेम क्वेश्चन पूछ दिया, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, फिर पूछा है भारतीय इतिहास में हर्ष के राज्यकाल के महत्व का। ठीक है, और अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो आईएएस का क्वेश्चन था, हर्ष अपनी महानता के लिए काफी सीमा तक किसी यथार्थ उपलब्धियों का नहीं, प्रति दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के वर्णन का आभारी है। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और 2019 में भी रिपीट हुआ। तो अगर आपके पास आंसर कंपाइलेशन है तो आप क्यों नहीं पास होंगे, क्यों आप अच्छे स्कोर नहीं करेंगे? लेकिन आपके पास आंसर कंपाइलेशन है नहीं, आप नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ नोट्स या कि बुक से आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनका फ्रेमवर्क आपको देंगे इसी वीडियो में। अब देखिए मैं बात कर रहा था कि हर्ष को अंतिम हिंदू महान शासक कहा जाता, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया, अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ये आप कैसे गेस कर सकते थे। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ 1991 का क्वेश्चन 2019 में आया कि हर्षवर्धन का समकालीन राजाओं के साथ संबंधों को वर्णन कीजिए, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, जब मैं हर्षवर्धन की राजनीतिक विस्तार का जब क्वेश्चन बताऊंगा, आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये लिखना था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आते इतिहासकारों का विमर्श, जिससे टफ क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आईएएस में क्वेश्चन बनते हैं और पीसीएस के बदलते पैटर्न में बनेंगे, क्योंकि उन्होंने भी टफ क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए हैं। आप 18 और 20 में देख ही रहे हैं, और 18 वाला क्वेश्चन तो हर साल क्या कहते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट था, वो सिर्फ इतिहासकारों के विमर्श से ही क्वेश्चन आया था, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए दो तरह के हर्ष के संदर्भ में दो तरह के इतिहासकारों का विमर्श मिलता है। पहला हम देखते हैं जो आरंभिक शुरू के इतिहासकार हैं, जो हर्ष के संदर्भ में उनको वो चीजें मिलती हैं कि जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बाण भट्ट का है पुस्तकें, हिमसांग का विवरण, तो वो कहते हैं यार ये तो उनके समकालीन ही थे, उनके साथ ही जीवन जिए थे, तो उनके बारे में सही लिखा होगा, तो उसको एज इट इज मानकर वो लोग मानकर इतिहास को लिख देते हैं। लेकिन जब मार्क्सवादी इतिहास की परंपरा शुरू हुई तो उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप उन पर विश्वास कर लें। आपको यह चेक करना चाहिए कि जो लेखक है उसका उस शासक से क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसे कि वो कहते हैं हर्ष के संदर्भ में कि जो ह्वेन-सांग है और बाणभट्ट दोनों तो हर्षवर्धन के एकदम करीबी हैं, कुछ ना कुछ उनके ऊपर उसका ऋण है, तो वो कैसे उसके बारे में सही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्रोत के लेकर मुद्दा है, तो यूपीएससी में कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि स्रोत कि हर्षवर्धन के जो स्रोत है उसके बारे में विवेचना कीजिए, लैंग्वेज बदल जाएगी। लेकिन यह क्या आप बताएंगे, लिखेंगे कि आरंभिक इतिहासकार ऐसे कहते हैं, लेकिन जब हम खंडन कहेंगे तो मार्क्सवादी इतिहासकार ऐसे करते हैं, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और आप सीधे लिख के चले आएंगे तो कोई आपको मिलने वाला है नहीं उत्तर, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपको समझ नहीं, आप बना के ही लिख रहे हैं। और बना के कितना आप लिखेंगे, जब आपको इसको कहते हैं हिस्टीरियोग्राफी, वो आपको समझ नहीं होगी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के दोनों के एग्जाम के सिलेबस में लिखा गया है कि प्रश्नों का जो नेचर होगा वो ग्रेजुएशन से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन से कम होगा, तो इसलिए उसमें इतिहासकारों का विमर्श 100% पूछते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन भरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी के बाद जो है ये इतिहासकार समूहों के बीच में, अब दो इतिहासकारों का समूह है जिसमें इंपॉर्टेंस होती है, वो कहते हैं कि हर्ष की महत्ता कितनी है, कुछ लोग उसको ज्यादा करके आंकते हैं, कुछ लोग कम करके आंकते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन होता है कि हर्ष जो है अंतिम हिंदू सम्राट, तो एक ग्रुप तो मानता है कि हाँ इतना अंतिम महान हिंदू सम्राट था, दूसरा ग्रुप मानता है कि नहीं वो इतना महान नहीं था जितना कि हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे कि
उन दोनों इतिहासकारों के बीच में विवाद है, तो उसका भी क्वेश्चन आ गया कि हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जब आपको पता रहता है कि ये हिस्टोरियन का व्यू है, ऐसे क्वेश्चन आता कि हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट था, आप लिख के चले आते। लेकिन अगला व्यू क्या है, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपसे दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश कर रहा है, वरना वो 15 नंबर क्वेश्चन है और आपको मार्किंग मिलेगी 7.5 नंबर, क्योंकि आपने एक पक्ष ही लिखा कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत बड़े सम्राट थे हर्ष, उनके बारे में आपने लिख दिया। लेकिन क्यों नहीं कह सकते, इसका भी हमको आंसर लिखना है। तो चलिए हम चलते हैं, अब टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे अब हम पहले जान जाएंगे हर्ष के बारे में, थोड़ा सा क्विक रीजन लेते हैं। मैं यहाँ क्विक आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इन सारी चीजों को कि हर्ष की लाइफ स्टोरी क्या थी क्या थी, लेकिन मैं क्विक रीजन जरूर दे दूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आंसर हम कर सकें, क्योंकि सभी के पास किताबें हैं, सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ी हुई होगी, और एकदम नया स्टूडेंट है तो उसके लिए तो मेरी क्लास नहीं है, उसको दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए शुरू करते हैं। तो हम हर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्ष की जो स्थिति है गुप्तोत्तर काल की है। ठीक है, अब गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ कि गुप्तों का जब पतन हुआ है, तो जो गुप्तों के बहुत सारे सामंत थे, ठीक है, वो जो है नए नए राज्य लेकर बनकर आके सामने आ गए। अब यहाँ भी एक हिस्टीरियोग्राफी है कि सामंतवाद के पतन, मतलब कि जब ये गुप्तों का साम्राज्य टूटा है, तो जो है कि वो उनसे टूटकर नए राज्य बने हैं कि अपने से अलग नए राज्य बने हैं। लेकिन ये मैं आपको सामंतवाद वाले की चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी हम यहाँ सिंपल रखते हैं क्योंकि एक डेमो क्लास है। तो उसमें हम देखते हैं, देखिए गुप्त में जो है इतने राज्य जो है वो टूट के नए राज्य बने। जैसे पहला थानेश्वर का वर्धन वंश, कन्नौज के मौखरी, मगध के मालवा के गुप्त, बंगाल का गौड़, कामरूप के वर्मन और सौराष्ट्र के मित्र। ये और भी बने थे, लेकिन ये मुख्य रूप से थे जो हर्ष की हिस्ट्री से संदर्भित है। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले की लाइन लिखी रहती है इन किताबों में कि हर्ष गुप्त जो ये क्या कहते हैं हर्षवर्धन जो थे, मतलब ये वो वर्धन वंश जो है गुप्तों का सामंत था। तो सबसे पहले देखेंगे कि थानेश्वर वर्धन वंश को देखेंगे कि उसका जो मुख्य शासक था उसका नाम था पुष्यभूति, उसी के नाम पे पड़ा पुष्यभूति वंश। ठीक है, अब जो वास्तविक संस्थापक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन जो था उसने वास्तविक सत्ता स्थापित की, कूटनीति से, वैवाहिक संबंधों से राज्य को अपने मजबूत किया। अब इसके दो लड़के थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और तीसरी लड़की थी राजश्री। यहाँ हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने दिया हुआ इतने शासकों का नाम इसलिए दिया है कि क्वेश्चन 1991 और 2019 दोनों में पूछ चुका है कि हर्ष व समकालीन राजाओं के साथ उसके संबंध का विवेचना कीजिए। इसलिए मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में क्वेश्चन में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप यहीं पर अलर्ट हो जाइए। ठीक है, तो जो इनकी लड़की है राजश्री, उसकी शादी किससे हो रही है, ग्रह वर्मा से। ठीक है, ये कहाँ के राजा है, थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में। अब और कन्नौज कहाँ है, उसके नीचे आप आते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उस इलाके और हरियाणा के इलाके, इन दोनों के जो मिलाकर इनका क्या हो जाएगा, जब दोस्त शादी हो जाएगी तो संबंध बेहतर हो जाएगा, मजबूत राज्य हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है। तीसरा है मगध और मालवा गुप्त। तो जो मालवा का गुप्त है, मैंने यहाँ देवगुप्त शत्रु लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान देना है कि राजश्री और ग्रह वर्मा की शादी हो गई। कन्नौज एक समृद्ध राज्य था जिसकी तरफ सब लोग आकर्षित होते थे। ये दोनों शत्रु हैं, तो आपस में बंगाल का गौड़ जो शशांक है वो भी शत्रु है। ये दोनों साथ में है, क्या होते हैं इकट्ठा होके सबसे पहले किसकी हत्या करेंगे, कूटनीति में वो क्या करते हैं, ग्रह वर्मा की हत्या करा देते हैं। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन का बड़ा भाई बदला लेने के लिए कहा जाता है इनसे लड़ने के लिए कन्नौज। तो वो हरा तो देता है शशांक को और देवगुप्त भाग भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि शशांक और देवगुप्त चुपके से मिलकर राज्यवर्धन को षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार देते हैं। ठीक है, ये सारे विवरण कहाँ मिल रहे हैं हमको, बाढ़ की जो पुस्तक है हर्षचरित, उसमें हर्ष उससे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी हत्या कर देते हैं। तो अब स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि हर्षवर्धन जो है, अब की स्थिति ये है कि उसका जो बहनोई है ग्रह वर्मा और जो इसका भाई है, दोनों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, बहन जो है सती होने जा रही है जंगल में क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हस्बैंड की। तो इसलिए अब क्या है, उसकी प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगी है और क्या करना है कि अपना राज्य भी संभालना है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या क्या करता है, हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि उसका क्या अगली जो भी नीति होगी उसमें वो क्या करता है।
तो देखिए ये 3 बड़े लक्ष्य थे उसके, प्रतिष्ठा, दिग्विजयन और पुष्यभूति वंश का भारत में विस्तार। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या करेगा कि अपनी प्रतिष्ठा संभालने के लिए सबसे पहले तो भाई वो अपनी बहन को बचाने जाएगा कि राजश्री जो थी वो जंगल में सती होने जा रही थी, तो उसको बचाता है। फिर कन्नौज की जो गद्दी है वो तो ग्रहवर्मा की मृत्यु से खाली हो गई है, तो वहां के सामंत लोग आग्रह करते हैं कि आप इस राजगद्दी को संभाल लीजिए। तो वो एक काम पहले करता है कि वो कन्नौज की राजगद्दी संभाल लेता है, तो उससे क्या होगा कि थानेश्वर और कन्नौज मिलके एक बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, मजबूत सत्ता बन जाएगी। तो पहला काम तो प्रतिष्ठा उसने कर लिया कि अपनी बहन को बचा लिया और कन्नौज की सत्ता पे काबिज हो गया। दूसरा उसे यह था कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लगातार विजय प्राप्त करती, जिसके लिए दिग्विजयन किया उसने। दिग्विजयन किया उसने, पहले पूर्वी क्षेत्र में भारत के हमला किया है, ठीक है, फिर उसने पश्चिमी क्षेत्र में हमला करके उन राज्यों पे कब्जा किया है। तो आपको पता है ना, शशांक जो है ये बंगाल का गौड़ था, ठीक है, यही उसका मेन शत्रु है, क्योंकि देवगुप्त को तो वो हरा देगा, ठीक है, लेकिन शशांक को हराना है। तो शशांक एक जो है शक्तिशाली शासक था और बेसिकली ये बंगाल में बेस्ड था। जो गौड़ शासन है वो बंगाल का बेस्ड है। अब आप कन्नौज से उसके मैप का अंदाजा लगाइए कि यूपी से इधर आप पूरब में जाएंगे तो वो जो है पूरब में जो जीतेगा वो इलाके, ठीक है, वो पूर्वी विजय में आएंगे, ठीक है, और फिर बाद में पश्चिमी विजय की तरफ जाएगा। तो हम देखते हैं 612 ईस्वी तक हमको मिलता है व्यास से, यानी पंजाब के पास से पुंडवर्धन, बंगाल के पास तक उसकी एक जो है साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, शशांक के विरुद्ध ये एक अभियान करता है, लेकिन शशांक को हराता तो है कई बार, लेकिन पूरी तरह से उसको बंगाल से निकाल नहीं पाता। उसका जो शासक मुख्य रूप से है गौड़ वंश का, वो बंगाल में है, वहां से उसको वो हटा नहीं पाता है। तो जब वो उसको हटा नहीं पाता है तो इसके अलावा वो क्या करता है कि सिंध और बल्लभी की तरफ आक्रमण करता है। बल्लभी के मैत्रक हैं उनको हराएगा, फिर उनसे बेहतर अपने संबंध कर लेगा, सिंध में जो राजा है उसको हराएगा। लेकिन जो ये है कि जब जिसे मुख्य रूप से बदला लेना है, वो शशांक से वो बदला ले नहीं पाता, क्योंकि शशांक की उसको पूरी तरह से हरा नहीं पाता। 623 ईस्वी में जब शशांक की मृत्यु होती है तब उसके बचे हुए राज्यों को ही जो है हर्ष कब्जा कर पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन काल में तो वो पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा को वापस नहीं ला पाया, क्योंकि शशांक को वो खुद समाप्त नहीं कर पाया। शशांक की मृत्यु के बाद हालांकि उसने पूरे बंगाल पे ताम्रलिप्ति तक कब्जा कर लिया। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न तो पूरा हो गया आपका। दिग्विजयन में मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पूर्व में करेगा, पश्चिम में अभियान करेगा और इलाकों को अगले मैप में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पूर्व है, कहाँ कहाँ पश्चिम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता नहीं है राजनीतिक विस्तार में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सिंध जीतेगा, फिर बल्लभी जीतेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा आता है कि क्योंकि पुष्यभूति वंश का भारत में विस्तार का उसने शपथ लिया हुआ है, यानी चक्रवर्ती सम्राट बनना है। भारत, आपको पता है कि कोई भी राजा जो होता है भारत में चक्रवर्ती सम्राट की परिकल्पना रखता है, उसके लिए पूरे भारत को जीतना है। उसके लिए वो पुलकेशिन को, जो पुलिकेशिन वर्ड लिखा हुआ किताबों में अलग लिखा है, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। तो जो पुलिकेशिन है वो क्या है, दक्षिण भारत का सम्राट है, वो महाराष्ट्र वगैरह सब जीत चुका हुआ है। तो ये क्या करता है कि अपने चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा के लिए दक्षिण की तरफ आक्रमण करता है, जहां पे पुलिकेशिन से उसकी लड़ाई होती है। उस डेट के बारे में फिक्स नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के बीच में विवाद है, लेकिन ये कहा गया कि नर्मदा नदी के तट पर ये लड़ाई होती है। अब क्या है, हर्ष तो ह्यून तो बताता है ये कि क्या कहते हैं कि इसमें इसको सफलता नहीं मिली है। साथ में जो एहल अभिलेख है पुलिकेशिन का, उसमें भी यह बात लिखा है कि हर्ष हाथियों की मृत्यु देख के व्याकुल हो जाता है। इसका भी अर्थ लगाया जाता है कि हर्ष को सफलता नहीं मिली, ठीक है। इसलिए वो वहीं पर नर्मदा रेखा जो होती है, दक्षिण भारत उत्तर भारत की एक वो विभाजन रेखा बन जाती है। ये उत्तर का सम्राट हो जाते हैं, दक्षिण के सम्राट हो जाते हैं। फिर वो 631 में कश्मीर जीतता है और 640 में कहते हैं उड़ीसा के उत्तरी भाग को भी उसने कुछ जीत लिया। ये एक मोटा मोटा लक्ष्य, 3 बड़े लक्ष्य थे, जिसमें ये जो डिटेल है ये सिर्फ मैंने आपको आउटलाइन करने के लिए दी है, ये पूछता नहीं है आपसे, ठीक है। बस आपको पता हो जाए कि उसने कैसे की। आपको पूछने वाली बात क्या याद रखने की, कि उसने अपने जब क्वेश्चन आएगा 200-250 सवाल में, कि 3 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, प्रतिष्ठा, दिग्विजय और पुष्यभूति वंश का भारत में विस्तार, या इसको कह सकते हैं आप चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा, ठीक है। ये 3 उसके लक्ष्य थे, उसको उसने पूरा किया। तो इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना डिटेल तो आप क्वेश्चन आंसर में लिख ही नहीं सकते। तो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।
अब आइए देखिए, मैंने कहा था ना मैं मैप आपको दिखाऊंगा, ये है एक्चुअली किसका, हर्ष का पूरा आपका साम्राज्य। देखिए ये मैंने मैप कहीं और से लिया है, यूट्यूब पे हो सकता है कॉपीराइट आ जाए तो मुझे बंद करना पड़े, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो मैं और भी सारे डायग्राम, उसके सिक्के, उसका मैप, उसके साथ बहुत सी चीजें दिखा सकता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। तो अब हम देखेंगे, कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि जो था कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ये पुलिकेशिन था उसका एक अभिलेख था, एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति वाला। उसमें क्या कहा है, इसका शत्रु था फिर भी उसने हर्ष को कहा क्या है, सकल पथ पथेश्वर, ठीक है, यानी जो है सकल उत्तरा पथ पथेश्वर, यानी कि उत्तर के जितना भी पथ है उसके स्वामी किसको कहा गया है, हर्ष को कहा गया है। लेकिन इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या जो हर्ष है क्या वो पूरे उत्तर भारत का स्वामी था? तो आप देखिए उसका मैप कि कहां तक उसका वो चीजें है। तो हम देखते हैं कि अगर वैसे डिटेल में देखें तो साम्राज्य का जो भाग था उसमें क्या क्या है, पूर्वी पंजाब है, ठीक है, यूपी दिख रहा है आपको, बिहार दिख रहा है, विंध्य के प्रदेश दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल दिख रहा है, उड़ीसा का ऊपरी क्षेत्र है वो दिख रहा है। ये उसके डायरेक्ट कब्जे में थे, ठीक है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से देना। और प्रभाव क्षेत्र में क्या था, मालवा का, वल्लभी और सिंध, मतलब उनको हराया था और उनके प्रभाव क्षेत्र में उनसे बेहतर संबंध हो गए थे। और कश्मीर देखिए, आप सभी को पता कि हर्ष ने जीता था, लेकिन वो यहाँ से कब्जा क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि जीतने के बाद वो दोबारा वहां पे उसका कोई भी संदर्भ नहीं मिलता है। और तो यानी कि इसको सिर्फ उसको आतंकित करके छोड़ दिया गया कि प्रभाव है। तो ये रहा आपका हर्ष का मोटा मोटा कि कहां पर उसने शासन किया था, ठीक है। तो ये आपको मैप को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए मैं स्रोत की बात कर रहा था कि स्रोत आप कहां से देंगे। तो जो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है जो उसने जीवनी लिखी है, वो सारा स्रोत है कि सारी कहानी, सारा जो विजय का विवरण है, उसके एक्ट, वो सब यहीं से लिए गए हैं। और उसके अलावा कादम्बरी से भी हम जो है आपको कई चीज मिलते हैं। जब आपको कुछ न मिले तो आप डालेंगे बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार इसमें यह विवरण दिया गया है, तो आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह हेम्सवांग का विवरण भी देता है जिसका नाम सी यू की है, उससे भी हम जो है ये साहित्यिक जो स्रोत है, ठीक है, हर्ष के। और एक है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, एक ये पुस्तक है, उसमें भी सैनिक विजय जो भी हर्ष किया है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा ये है, देखिए आप ये पुरातत्व, पुरातत्व में क्या है, भिटौरा, ठीक है, ये भिटौरा जो है फैजाबाद में है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये फैजाबाद में उसका इलाका था, ठीक है। ये सोनीपत, नालंदा से मुहर, बांसखेड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र, ये मतलब पश्चिम बंगाल में उसकी पुष्टि करता है कि पश्चिम बंगाल में उसका वो लिखा। और एहुल अभिलेख से उसके शत्रु के बारे में, उस विजय के बारे में, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, स्रोत है। आपको इन स्रोतों का क्या करना है, प्रश्न में जहां जहां प्रमाण देना है उसके रूप में उसका वो करना है। कि अगर हम बताएं कि कैसे हर्ष उत्तर का स्वामी था, तो एहल अभिलेख में लिखा है कि वो सकल उत्तरापद पत्रेश्वर है, ठीक है। अगर हम बताएं कि पश्चिम बंगाल तक हर्ष की जो हर्ष का साम्राज्य था, तो हम बताएंगे कि बांसखेड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल था, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब कहेंगे भिटौरा यानी फैजाबाद के क्षेत्र में भी हर्ष का आपका प्रभाव था। सोर्स का यूज इस तरह 1 से 2 नंबर 3 नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे जब भी हम लाइव क्लासेस करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोर्स का यूज करें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि जिन घटनाओं का भारत के इतिहास पे अपूर्व प्रभाव पड़ा उनमें 647 ईस्वी में हुई हर्ष की मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण है क्यों, आईएएस का 1996 का क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, आपको जो भी प्रस्तावना होती है, मैं आप लोग एक चीज प्रस्तावना लिखना भी बताऊंगा, बहुत से लोगों को लिखने नहीं आता कि हम क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी उस चीज की, बहुत से लोग नॉर्मली शुरू कर देते हैं कि भाई हर्ष इतने से वर्ष में इस काल में स्थापना हुई, एक महान शासक था, बस हो जाता है। ऐसे आंसर नहीं लिखा जाता, वो इंटर लेवल तक ही चलता है। बैकग्राउंड की आप प्रस्तावना इस तरह लिखते हैं। यहाँ प्रस्तावना में हर्ष की विलक्षणता, हर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको डालना है, ठीक है। वो क्या था, उसकी खास बात क्या थी, जिस काल में था वो किस काल में था,
तो आप इंट्रोडक्शन इस तरह ही डालेंगे कि जैसे लगे कि हिस्टोरियन मतलब कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप हर्ष के बारे में जानते हैं। तो हर्ष की विलक्षणता आप देखते हैं कि उस समय वो साम्राज्य बनाया है जब क्या सामंतवाद का काल था। भारत में साम्राज्य बनने बंद हो गए थे गुप्तों के बाद। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि उसके बाद साम्राज्य बना भी नहीं। उस तरह का साम्राज्य फिर सल्तनत काल में बनता है। तो आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रस्तावना लिखना है। अब मैं प्रस्तावना आपको बता क्यों नहीं रहा हूँ लिखने को, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबकी प्रस्तावना एक ही जैसी हो जाएगी तो नंबर भी सबको एक ही जैसे मिल जाएगा। तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा प्रस्तावना, लिखना भी बता दूंगा, लेकिन वो सबकी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन का निष्कर्ष लगभग एक ही होती है, लेकिन प्रस्तावना सबकी लगभग अलग अलग होनी चाहिए। वो मैं आप लोग को लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा है हर्ष की विलक्षणता। इसका अर्थ है कि हर्ष के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है वो डालनी है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि उसकी मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण है क्यों। ये बहुत ओपन एंडेड पूरा 91 का क्वेश्चन, तो सीधा क्वेश्चन पूछा था कि इसकी मृत्यु से क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं, हेडिंग आप डाल सकते हैं या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा उसने। क्योंकि एक तो देखिए कि वो एकीकृत समाज जो था, साम्राज्य बनाया था। ठीक है, तो देखिए हम एकीकृत साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये देखिए कि जब गुप्तों का साम्राज्य विकसित हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, तो हर्ष ही था जिसने पूरे उत्तर भारत को जितना भी साम्राज्य बनाया एकीकृत किया। तो आप वो देखिए, इसके अलावा किसी और ने उसके बाद इतने बड़े साम्राज्य को एकीकृत नहीं किया जब तक कि सल्तनत काल नहीं आया है। तो इसीलिए इसको कई बार अंतिम हिंदू सम्राट भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उसकी मृत्यु जब हो गई तो क्या हुआ, एकीकृत साम्राज्य कितने इतने सौ सालों तक बन ही नहीं पाया। फिर आप देखिए उसने उसकी मृत्यु से क्या हुआ, तो उसने क्या इंपॉर्टेंट एक काम किया था। क्योंकि देखिए जब उसने क्या किया था कि सत्ता का केंद्र परिवर्तित कर दिया था। उसके पहले मगध से केंद्र बना था, या तो फिर उत्तर प्रदेश में गुप्तों के समय बना था। ठीक है, तो उसने सत्ता का केंद्र जो था परिवर्तित कर दिया, और वो कौन सा बना, कन्नौज। ठीक है, और वो एक समृद्ध इलाका बन गया। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु के बाद वो कन्नौज के लिए ही तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, गुज्जर प्रतिहार आपके पाल राजपूतों के बीच में। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो हुआ कितने सौ सालों तक हुआ। आपस में ही शक्तियां लड़ती रहीं, छोटे छोटे राज्य बन गए, और ये तीनों बड़ी शक्तियां जो भारत की वो समाप्त हो गई। उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, राजनीतिक शून्यता का काल आ गया। जब ये तीनों बड़ी शक्तियां आपस में ही लड़ती रह गई तो क्या हो, राजनीतिक शून्यता का काल आ गया, और बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। राजपूत राज जानते कि राजपूत शक्ति के केंद्र में आ गए इन तीनों के हारने के बाद, लेकिन कहने मतलब वो तो उनमें खुद भी फूट थी, और बाहरी आक्रमण होने लगा। तो भारत पर क्या हुआ, बाहरी शक्तियों का कब्जा हो गया। तो तीन तो बड़े परिवर्तन यही हो गए जिससे उसे डायरेक्ट लिंक है। तीसरा, उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत में कोई मजबूत शक्तिशाली राजा हो ही नहीं पाया। तो राजनीतिक ओर जो भारत का था वो दक्षिण में चला गया। क्वेश्चन पूछा भी है कि 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक की राजनीतिक शक्तियों का ओर दक्षिण में था। आईएएस में पूछा हुआ है। तो मतलब क्या चला गया कि यहाँ पर तो कोई बड़ा राजा है नहीं, कोई भी राजनीतिक बड़ी घटना हो ही नहीं रही। वहां चालुक्य और पल्लवों के बीच की जो लड़ाई है वो दक्षिण में चल रही है। तो भारत में राजनीतिक घटनाएं कहाँ हो रही है, दक्षिण में। चौथा क्या हुआ है, जो सामंती व्यवस्था कुषाणों के टाइम से चल रही थी उसको गुप्तों ने सब यूज किया, फिर हर्ष ने यूज किया। और हर्ष ने भी उसको इस तरीके से यूज किया कि उसको यूज किया तो वो क्या परंपरा बन गई। और सामंती व्यवस्था जैसे वो नौकरशाही को भूखंड देता था, ठीक है, सामंतों पर शासन करता था, वो व्यवस्था चल पड़ी। उसका प्रभाव ये क्या हुआ कि जब तक वो जिंदा था तब तक उसने उसको मजबूत करके रखा था, योग्य शासक था। उसकी जैसे मृत्यु हुई, ये सामंती व्यवस्था हावी हो गई, पूरे भारत के राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, और बाहरी आक्रमण हो गए शुरू हो गए, क्योंकि राज्य ही छोटे थे। इसके अलावा जो भी कोई भी शक्ति थी वो इतनी बड़ी नहीं बन पाई कि भारत को फिर समृद्धि के काल में लेके जा पाती। ठीक है, ये तो इसका राजनीतिक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सांस्कृतिक देखेंगे। सांस्कृतिक में क्या आप देखते हैं ना, हर्ष ने जो है अपने जीवन काल में क्या कहते हैं कि आप देखिए बाण भट्ट को, मयूर को, मातंग दिवाकर, इस तरह के व्यक्ति उसके दरबार में रहते थे। उसके दरबार में संस्कृत साहित्य का, क्लासिक संस्कृत साहित्य का उदय हुआ। तो जितना वो संरक्षण का स्तर था, वो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों को दान दिया था शिक्षा के लिए, उतने बड़े स्तर पे तो फिर अगले 400-500 साल तक कोई दे पाया, नहीं दे पाया। उसकी मृत्यु के बाद साहित्य का संरक्षण होना ही मुश्किल हो गया।
साहित्य संस्कृति का संरक्षण, तो वो भी एक प्रभाव पड़ा कि भारत में उतना बेहतर साहित्य संस्कृति का विकास नहीं हो पाया सातवां काल में जितना हर्ष के बाद। ठीक है, इसके बाद हम वैदेशिक में आते हैं। वैदेशिक में देखिए, उत्तर भारत का कोई शासक उसके बाद विदेशों में किसी संपर्क कर पाया नहीं, इसके चीन और पारस से संबंध थे। ठीक है, और आपको पता है इसके बाद उत्तर भारत में राजपूत काल आया, राजपूत आया। राजपूत अपने से लोगों से ही संबंध नहीं थे, बाहरियों से कहाँ संबंध रखेंगे। अगर हमें विदेशियों से हमारा जो रहता संपर्क, तो जो बाहरी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में हमको जानकारी रहती, हम तैयार रहते। यानी हर्ष की मृत्यु से देखिए, आप राजनीतिक भी गया हमारा, वैदेशिक भी गया, सांस्कृतिक भी गया, तो उसकी मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? हम राजनीतिक रूप से भी गिर गए हैं, हम सांस्कृतिक रूप से भी बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, और वैदेशिक संबंध तो एकदम खराब हो गया। ठीक है, तो अब ये हम इसको कैसे, अब ये तो खास बात हो गई, इसमें आप और भी एंगल डाल सकते हैं, लेकिन 200 वर्ड है, 250 वर्ड, और मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। ठीक है, तो आप और भी डाल सकते हैं, क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा, क्या आर्थिक प्रभाव, लेकिन मेन हेडिंग क्या है, एक व्यक्ति के रूप में उसने राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैदेशिक रूप पे ज्यादा फोकस किया है, वह करेंगे। और निष्कर्ष में हम क्या करेंगे कि वो सामंतवाद का काल था। ठीक है, सामंतवाद के काल में हर्ष ने क्या है, साम्राज्य निर्माण किया। ठीक है, एक नए साम्राज्य की स्थापना की, एक बेहतर साम्राज्य बनाया। उसकी मृत्यु के बाद भारत में फिर केंद्र की सत्ता का रोल हो गया, या नगरों का विकास हो गया, या मतलब जिस तरह से साहित्य को संरक्षण या विदेश संबंध हुआ, फिर बाद में सल्तनत काल में ही दिखता है। 400-500 सालों तक तो कोई भी ऐसा हमको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इस सरकार में थोड़ा सा दक्षिणपंथ हावी है, तो इसको सल्तनत काल से मत जोड़िएगा। हो सकेगा तो मेरे कहने का मतलब मेन आंसर तो यही, बस ये कहिएगा कि उसके कई सौ सालों तक जो होता है, हर्ष जैसा कोई शासक हो नहीं पाया जिसने जो इस तरह की गतिविधि कर पाया। यहीं पे आंसर को समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एक बार आईएएस में पूछ चुका है, 2 बार पीसीएस में पूछ चुका है, अब बारी है जीएस में आने की। ये जीएस में 100% ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपके आ जाएगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके से इसको आ जाना चाहिए। हेन सांग वैसे भी प्री में आईएएस का बहुत ही क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, और बार बार क्वेश्चन इससे बनाता रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, आप लोग एक बार समझिएगा कि यूपी में आए वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पूछता है हर्षवर्धन आईएएस वाले में, स्वयं महान था परंतु उसे बाण एवं हेमस्वाल ने महत्तर बना दिया, यानी ये महान था इसको और महान बना दिया। यूपी में उल्टा पूछ रहा है, हर्ष अपनी महानता के लिए काफी सीमा तक किसी यथार्थ उपलब्धि को नहीं, प्रत्युत 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के वर्णन का आभारी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि महान इतना महान नहीं था, जो क्या कहते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जो है, 2 प्रसिद्ध व्यक्ति ये हेमस्वाल और बाण, इन्होंने उसको काफी फेमस कर दिया है, उतना महान और नहीं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी चल रहा है कि महान था, यहाँ पे ये उसको थोड़ा कम करके आ रहा है। तो आपको निष्कर्ष में भी यही शब्द का हेर फेर करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों का निष्कर्ष एक रहेगा, बाकी कंटेंट एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो उत्तर का फ्रेमवर्क क्या है? ठीक है, पहली बात तो हमको ये चेक करना होगा क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। पूछ इसलिए रहा है क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि बाण और हेमसान सही नहीं दिखे, हर्षवर्धन के बारे में गलत लिखे हैं। इसीलिए मैं प्रस्तावना में लिखा हूं कि स्रोत की प्रामाणिकता क्या है, उपलब्धता क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इतिहासकारों के विमर्श पे ये मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि हमको प्रामाणिकता और पे ध्यान देना है कि उस लेखक का उस व्यक्ति से क्या संबंध है जो उसके बारे में लिख रहा है, तभी हम प्रमाणिक मानेंगे। दूसरी बात ये भी हमको ध्यान रखनी कि हर्ष के बारे में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, जितना अशोक के बारे में उपलब्ध है, जितना मुगल के बारे में उपलब्ध है, उतना हर्ष के बारे में उपलब्ध है। जैसे जब बहुत सारे सोर्स हिस्ट्री में हो जाते हैं, तो फिर से क्या होता है कि आपको वो बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, तो आपके बीच में वो भी जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसकी प्रस्तावना हम क्या लिखेंगे, इस प्रस्तावना हम लिखेंगे क्योंकि स्रोत बहुत सारे उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इतिहासकारों के एक समूह द्वारा ये माना जाता है कि जो इनके स्रोत हैं उसका हमको सावधानी से अध्ययन करने के बाद ही हर्ष के बारे में विचार प्रस्तुत करने चाहिए। ये आपका वो हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इस संदर्भ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम जो दिया रहता है सेंटेंस, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में प्रमाण देते हैं, फिर उसके विपरीत जो भी विचार है या जो खंडन करना तब हम देते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम पैराग्राफ वर्ड में क्या करेंगे, पहले प्रमाण देंगे जो सेंटेंस में दिया है। सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि
बाण और ह्वेनसांग ने इसे महान बना दिया या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो बाण ने क्या किया है, तो पैराग्राफ में वो लोग उसका वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो हम कहे हाँ भाई क्यों कर सकता है, क्योंकि बाणभट्ट क्यों ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका दरबारी था, वो उसका संरक्षण में रहता था, हर्षचरित उसने ही लिखी थी, तो भाई जब उसके दरबार का राजकवि था तो किसके बारे में लिखेगा, वो हर्ष के बारे में ही लिखेगा, तो हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर पूर्वाग्रह था। यही बात हम ह्वेनसांग के लिए भी कह सकता हूँ कि ह्वेनसांग जो है वो आया था चीन से, तो उसको संरक्षण किसने दिया, हर्ष ने दिया, और दोनों का धार्मिक विश्वास भी एक था, दोनों बौद्ध थे, तो इसलिए आधार में हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों एक दूसरे हर्ष के प्रति बैच होंगे, इसलिए इस सब कारणों से उसके बारे में ज्यादा लिख दिया होगा, उसको महान बना दिया है। ठीक है, ये हमने उसको जो पैराग्राफ था पहले पैराग्राफ में हमने सेंटेंस को आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हम खंडन कैसे करते हैं कि नहीं, लेकिन हम सिर्फ इस आधार पे नहीं कह सकते कि वो दोनों उसके निकट थे तो उनकी सारी बातें गलत हो सकती है। हमको ये भी चेक करना है कि कैसे कह रहे हैं कि उनकी बातें सही भी थी। तो हम देखेंगे कि बाणभट्ट की बौद्धिक ईमानदारी हमें कहीं कहीं दिखती है, हम खंडन करेंगे और सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि जब हर्ष का सिंहासन रोहण हो रहा था तो जो उसका वृत्तांत हर्ष ने दिया है, उसने एक बात लिखी है, सीधी सी बात लिखी है कि जब सिंहासन रोहण हो रहा था, क्योंकि उसका भाई की मृत्यु हो गई थी और बहनोई भी मृत्यु हो गई थी, सब लोग कह रहे थे कि सामंत आप इसको ले लीजिए राजगद्दी को, तो उसकी इच्छा तो थी लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, वो झेप रहा था, मतलब उस बात को दिखा रहा था। उस बात को बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है। आप ये जो लक्ष्मी वाला कोटेशन है कि किस प्रकार लक्ष्मी ने हर्ष को आलिंगनबद्ध कर दिया और बिना अनिच्छा के बाद भी उसको हाथी की पीठ पर बिठा दिया। इसका अर्थ ये है कि वो चाह रहा था लेकिन वो बस दिखा रहा था कि नहीं मैं सिंहासन में नहीं बैठना चाहता। ये बात हर्ष को बुरी लग सकती थी, लेकिन बाणभट्ट ने उसको लिखा है, बस अलंकार और मुहावरे से छुपा दिया है, यानी कि वो हर बार हर्ष की तारीफ नहीं कर रहा है, यानी उसके प्रति पूर्वाग्रह एकदम पूर्वाग्रह नहीं रखे हुआ है। दूसरा वो वृत्तांत इस तरह भी देता है कि जो भास्कर वर्मन है असम का राजा है, ठीक है, जिसको कहते हैं कामरूप का राजा, शशांक से जब उसका युद्ध हो रहा था, तो शशांक जो है पश्चिम बंगाल का राजा है, ये कहाँ का, असम का राजा है, तो क्या है कि भास्कर वर्मन और शशांक की जो है दुश्मनी, ठीक है, तो वो मित्र जो हर्षवर्धन है वो भास्कर वर्मन से मित्रता करता है, और मित्रता के दौरान जब वो दोनों की बातचीत है उसमें हर्ष ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और क्या कहता हूँ कि तुमसे दोस्ती करने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में उसको जरूरत है। इस बात का वृत्तांत भी देता है हर्ष, बाणभट्ट देता है कि दिखा भले ही रहा लेकिन वास्तविकता ये है कि उसको शशांक के विरुद्ध उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये दो जगह बाणभट्ट जो है बौद्धिक ईमानदारी अपनी दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। इसके बाद हेनसांग, तो हेनसांग ने भी क्या उसके पक्ष में कुछ दिया है। तो देखिए, अगर हम हेनसांग को माने कि भाई उसका संरक्षक था, हर्ष उसका संरक्षक था, तो क्या उसके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही लिखेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो उसकी पुस्तक थी सीयू की, उसका लेखन समय हम अगर चेक करें तो जब वो चीन लौट जाता है तब लिखी है उसने, यहीं बैठ के नहीं लिखी कि इसने कुछ बुरा लिख दिया तो हर्ष पकड़ लेगा कि यार इसने मेरे बारे में गलत लिखा है। तो पहली बात तो यही खारिज रहती है, उसको वहां पे जो भी अच्छा बुरा लिखना था वो चीन जाके जो भी लिख सकता था। दूसरा, चीनी सम्राट बहुत निरंकुश होते थे, उनका हिसाब होता है कि वो स्वर्ग के देवता मानते हैं अपने को, तो यानी कि कोई भी राजा अन्य राजा उनके समान नहीं होता। अगर वो जान जाते कि ह्वेनसांग ने इस तरह लिखा है तो उनको दंड मिल सकता था, लेकिन उसके बाद भी ह्वेनसांग हर्ष की तारीफ करता है, यानी उसमें कुछ सत्यता है। ठीक है, इसके अलावा ह्वेनसांग क्या करता है, जो पुलकेशिन है उसका शत्रु है उसकी भी प्रशंसा कर रहा है, तो हर्ष के बारे में सब अच्छा अच्छा ही लिखता, तो पुलकेशिन की प्रशंसा क्यों करता। इसके अलावा मैत्रेय जो सौराष्ट्र के थे वो हर्ष का संबंधी था, उसकी ह्वेनसांग आलोचना भी करता है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा ही नहीं लिखी है उन्होंने, उसकी आलोचना उसकी चीजें भी लिखी है। अब हमने तो वो कर दिया कि भाई प्रमाण भी दे दिया, खंडन भी कर दिया, लेकिन अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अब हम हल क्या देंगे। हल इस देंगे कि दोनों, अब हमको इनकी बात पे विश्वास करने के लिए अन्य स्रोतों से पुष्टि करनी है। अब अन्य स्रोत कहाँ है, अन्य स्रोत जो मैं आपको दिया हूँ कि अभिलेख, आर्य मंजूश्री कल्प, भिटौरा का अभिलेख, एहोल अभिलेख से पुष्टि करते हैं, तो हमको ये बात प्रस्तुत होती है कि इनकी बात में सत्यता है। इसलिए हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, पहले वाले का, आईएएस वाले का महानता है पर निकटता के कारण उसको महत्तर बनाने की कोशिश की गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि महानता है ही नहीं। ठीक है, तो सही बात है, लेकिन हम
और दूसरे वाले में क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण है यूपी वाले में, लेकिन इनका जो भी वो दिया गया है व्याख्या वो गलत नहीं। ये आपका निष्कर्ष होगा, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। हर्ष में अशोक की धार्मिकता और समुद्रगुप्त के शौर्य का मिश्रण था। ठीक है, अब हमको दिखाना क्या है कि सीधी सी बात है, दोनों में समानता और असमानता दिखा देनी है। ठीक है, और फिर निष्कर्ष निकाल देना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात प्रस्तावना लिखना। तो प्रस्तावना में आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्यों पूछा है। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि हर धर्म के क्षेत्र में भी बेहतर कर रहा है और समाज निर्माण के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछने वाला चेंज सेट करना यह चाहता है कि जो भारत के में जिस इलाके में सबसे बेहतर धर्म में किस राजा ने कार्य किया है और साम्राज्य निर्माण में सबसे अच्छा कार्य किसने किया है, उसी की तुलना कर देता है। तो हम प्रस्तावना ऐसे लिख सकते हैं, हर्ष के धर्म और साम्राज्य निर्माण के क्षेत्र में, ठीक है, अगर हम तुलना करें तो इस तरह की चीजें पाते हैं। ठीक है, तो हमको अशोक से तुलना करना है, समुद्रगुप्त से तुलना करना है। तो अशोक से समानता क्या है हमारी, तो अशोक से समानता हम देखते हैं वो बौद्ध धर्म का संरक्षक है। उसमें सर्वधर्म सद्भाव की भावना दोनों के बीच में आती है। दोनों जिस तरह के उत्सव का आयोजन करते हैं, जैसे बौद्ध संगीति का कराया था किसने, अशोक ने, और ये कन्नौज में महायान धर्म की सभा कराता है। ठीक है, उस स्तूप और विहारों दोनों का निर्माण इसने इन दोनों ने कराया है। लोक कल्याणकारी दोनों काम कर रहे हैं, वृक्ष लगवाना, आश्रय बनाना, इस तरह के कुएं खुदवाना, ये सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अशोक धर्म यात्रा करता है अपने अधिकारियों के निरीक्षण के लिए कि क्या सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, और इसी तरह से वो भी प्रशासन में बेहतर लाने के लिए हर की क्षेत्र यात्रा करता है। तो हमको इस तरह की इसके दोनों में समानता दिखती है। ठीक है, कि हमको दिख रहा है। इसके बाद क्या है कि असमानता में हम देखेंगे क्या है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना कि देखिए यहाँ शौर्य का मिश्रण था, और एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हर्ष में अशोक और समुद्रगुप्त का मतलब क्या मिश्रण था, वहां शौर्य नहीं लिखा, सिर्फ दोनों में समानता असमानता बतानी। तो इसको ट्विस्ट करके सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, अब असमानता में क्या है, देखिए कि अशोक में धार्मिक विस्तार की नीति थी, वो हर जगह उसका प्रसार करना चाहता था। देखिए संघमित्रा को भेजता है, कहीं बाहर दूध भेज रहा है, कहीं शिलालेख लगवा रहा है, लेकिन हर्ष में ऐसा नहीं है। हर्ष का जो धर्म है वो सिर्फ अपने लिए है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा विस्तार की नीति नहीं रखता है, मतलब उतनी उत्सुकता नहीं है। ठीक है, उसके में कि हाँ हम अपना बौद्ध धर्म का विस्तार कर दें। ठीक है, इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक जो है भेरी घोष से धर्म घोष जाता है, मतलब कि वो युद्ध की बजाय अब धर्म से लोगों को, धर्म से अन्य राज्यों पे प्रभाव डालने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन हर्ष के केस में ऐसा नहीं था, उसका धर्म सिर्फ अपने लिए था। ठीक है, प्लस अशोक ने युद्ध त्याग की नीति अपनाई थी, पर हर्ष ने ऐसा नहीं किया था। ये असमानता के बिंदु थे। ठीक है, इसी समुद्रगुप्त में पूछ देंगे। ठीक है, तो भाई वो क्या है, जो समानता क्या है, दोनों में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी कि हमको चक्रवर्ती सम्राट बनना है। वो भी गया था दक्षिण तक, और ये भी जाने की कोशिश पूरी की थी। और साम्राज्य निर्माण की परंपरा जो मौर्यों से शुरू हुई थी, उसको समुद्रगुप्त ने उठाया था, और ये भी चाहता था कि हम भी करें। तो ये दोनों कार्य उसके समान ही है। असमान क्या है, समुद्रगुप्त जो है नर्मदा पार जो है विजय प्राप्त किया था, और हर्ष जो है नहीं कर पाया, तो नर्मदा पार नहीं कर पाया, असफल हो गया। ठीक है, और प्लस असमानता में हम कैसे भी कह सकते हैं इसको निष्कर्ष के रूप में कि इसका प्रतिद्वंदी जो है समुद्रगुप्त के, कोई प्रतिद्वंदी नहीं, इतना बड़ा कोई राजा नहीं था कि समुद्रगुप्त को रोक सके, लेकिन हर्ष के प्रतिद्वंदी भी थे, शशांक और पुलकेशिन। ठीक है, और अच्छे बड़े प्रतिद्वंदी थे, इस कारण भी उस दोनों में असमानता थी, इनके विजय में असमानता थी। तो कहने का मतलब है मिश्रण था। हमको निष्कर्ष में लिखना है कि भिन्न परिस्थितियों और काल के अनुसार सभी राजाओं का या सभी व्यक्तियों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसी आधार पर हर्ष का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अपने सीमित सामंतवाद के राज्यों के पतन के काल में, प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में, ठीक है, कई धर्मों की उपस्थिति के बावजूद भी उसने एक बेहतर साम्राज्य का निर्माण किया। उस आधार पर हम हर्ष को मान सकते हैं कि उसका सम्मिश्रण था, और उसने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया। ये करके हम क्वेश्चन पढ़ के निकल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, शासक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन।
जब भी मूल्यांकन जैसा शब्द आता है ना, तो आपको पॉजिटिव निगेटिव देना होता है और एक बेहतर निष्कर्ष की तरफ निकालना होता है। देखिए मैं एक फ्रेमवर्क दिया हूँ, इस तरह क्वेश्चन आता भले सिंपल है, आप मूल्यांकन में सिर्फ कहानी लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, आपको पहले क्या करना होता है, प्रस्तावना देना होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या डालेंगे कि क्या उसकी उपलब्धियां थी, फिर उसकी क्या कमियां थी, और फिर निष्कर्ष निकालेंगे, तब आपका पूरा आंसर मिलेगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात देखेंगे कि हर्ष का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए शासक के रूप में पूछा है, यहाँ संस्कृति धर्म वगैरह बहुत सब नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आप सब लिखने लगेंगे तो क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ शासक के रूप में, यानी शासन प्रशासन साम्राज्य निर्माण, ये सारी चीजें इसमें आप डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो वो विकेंद्रीकरण के काल का शासक था, जब राज्य टूट रहे थे तब वो साम्राज्य बनाया, प्रशासन बनाया, तो ये उसकी विलक्षणता थी, तो वो हम इंट्रोडक्शन में डाल देंगे उसकी। इसके बाद उसकी उपलब्धियां देखेंगे हम कि उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियां तो सबसे पहले आप सबको पता है, हमने पीछे डिस्कस किया है कि साम्राज्य निर्माण। ठीक है, उसने साम्राज्य निर्माण कैसे किया है, दिग्विजयन किया है। ठीक है, और चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा से बढ़कर उसने नए नए राज्यों को जितने भी थे अपने कब्जे में किया। अब साम्राज्य निर्माण तो कर लिया उसने, ठीक है, लेकिन अब उसने एक प्रशासनिक व्यवस्था ही बनाई। अब इस प्रशासनिक व्यवस्था में ये है कि अगर 10 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये आप डिटेल नहीं देंगे, और अगर 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल आप देंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम कैसे देंगे कि सबसे ऊपर सम्राट होता था, उसके नीचे मंत्री परिषद होती थी, जिसमें महासंधि विग्राहक महाबलाधिकृत इस तरह के अधिकारी रहते थे। ठीक है, फिर हम डालेंगे कि राज्य होता था, राज्य में जो उसके अधिकारी थे उसके राजस्थानी ऊपरी महाप्रतिहार थे। सेना चतुरंगड़ी थी, यहाँ पे ऊ की मात्रा छूट गई है। ठीक है, कानून व्यवस्था जो थी कठोर होती थी। ठीक है, राजस्व 1/6 था। राज्यों का क्रम कैसे था, प्रांत जिसको भुक्ति देते थे, तब इसके ऊपर राष्ट्र होता था, राष्ट्र के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय के नीचे पाठक, पाठक के नीचे ग्राम। ये जब क्वेश्चन बड़ा रहेगा तब आप लिखेंगे, नहीं तो इसमें से काम चल जाएंगे। तो ये सारी उपलब्धियां थी, प्लस लोक कल्याणकारी शासक के रूप में उसने बहुत सारे लोक कल्याणकारी किए, सराय बनवाई है, सड़कें बनवाई है, कुएं खुदवाए हैं, नहरें बनवाए हैं। ठीक है, तो इस तरह के सारे कार्य किए। तो शासक के रूप में तो हर्षवर्धन की बेहतर उपलब्धियां हैं। ठीक है, सारे जो कार्य शासक के रूप में किए जाने हैं वो किए सकते। लेकिन नकारात्मक क्या है, उसने ये सब सामंती पद्धति पे लागू किया है। मतलब नौकरशाही, जो अधिकारी है उनको जमीन दे दी है, भूमि दे दी है, वो उसी से चिपक गए हैं। कोई परमानेंट नौकरशाही नहीं है, जब वो मजबूत हो जाएंगे तो अपनी खुद का एक राज्य बना लेंगे। ठीक है, ये नौकरशाही वाला। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि परमानेंट नौकरशाही होगी तो जब भी जरूरत होगी तो राजा मजबूत होगा। परमानेंट नौकरशाही नहीं रहेगी तो वो क्या करते हैं कि वो आपके स्वामी भक्त नहीं हो सकते। ये सामंती पद्धति का अर्थ यहाँ पे कि वो सामंतों के ऊपर शासन करता था। ठीक है, मतलब कि वो अपने क्या कहते हैं कि एक मजबूत राजा नहीं था, जब भी उसको सेना में जरूरत पड़ेगी लड़ाई के लिए तो इन सामंतों से आग्रह करेंगे, तो सामंत जिसकी तरफ घूम जाएंगे, ठीक है, वो उधर ही स्विंग हो जाएगा मामला। तो इसलिए सामंती पद्धति एक मजबूत राज्य के लिए हमेशा मुश्किल हो जाती है, और उसने सामंती पद्धति अपनाई। और एक शासक के रूप में जो उसके रहते तो ठीक थी, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई, कमजोर शासक आया तो साम्राज्य ढह गया। इसीलिए आय, और इसके अलावा आय का 1/4 भाग वो दक्षिणा में देता है। तो 1/4 भाग आप दक्षिणा में दे देंगे तो लोक कल्याणकारी काम में बाधा पड़ेगी कि नहीं, शासन प्रशासन का भाग काम में बाधा पड़ेगी कि नहीं, तो वो शासन पे आर्थिक दबाव आएगा कि नहीं, ये उसके नकारात्मक बात है। प्लस कानून व्यवस्था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था में लिखा रहा था कि कठोर कानून व्यवस्था थी, अंग भंग की सजा थी, विष दिया जाता था, मृत्युदंड की सजा थी। लेकिन हेनसांग खुद ही 2 बार लूटा था। एक बार तो उसकी मतलब उसको बलि देने जा रहे थे, तो कानून व्यवस्था भी खराब थी हेमसांग के विवरण से हमको पता चलता है। अब हम आगे चलते हैं। तो वो मूल्यांकन में पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा कि मूल्यांकन क्या लिखना है, मैंने स्किप कर दिया। बाद में बता दूंगा उसका मूल्यांकन क्या करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हर्ष एवं समसामयिक राजाओं के संबंधों का विवेचन कीजिए। क्या हर्ष को एक महान विजेता कहा जा सकता है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन 1991 का है। ठीक है, ये तो आया ही, और आया कब, 2019 में आया है। और दूसरा वाला पूछा नहीं है, दूसरा वाला अगले 2 साल में कभी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे कि समसामयिक राज्यों के संबंधों का विवेचन। ठीक है, तो आपको बताना एक्चुअली क्या है कि जो आज उसके राज्य थे, आसपास उसके प्रतिद्वंदी राज्य थे या मित्र राज्य के साथ उसका संबंध कैसे था। ठीक है, तो 2 तरह का हम आपको ले सकते हैं हिसाब। ठीक है, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में आएगा तो जो मैं ये फ्रेम बता रहा हूँ इसमें फिट कर देंगे, और 15 नंबर का आएगा तो मैं तभी बताता हूँ कि और क्या बढ़ाना है आपको।
तो प्रस्तावना हम डालेंगे सबसे पहले इसमें कि राजाओं के संबंध। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम डालेंगे पूछ क्यों रहा है, जब उसका राज्यरोहण हुआ है उसके पास कितनी विपरीत परिस्थिति थी, सब तो उसके शत्रु ही थे, कोई मित्र तो था नहीं, जितने बड़े राज्य थे। तो हम डालेंगे कि इस तरीके से कि हर्ष अपने राज्यरोहण के बाद से किस प्रकार अपने दिग्विजन का क्रम शुरू करता है और किस तरह अन्य राजाओं से अपने बेहतर संबंध बनाता है। ये मेरा इंट्रोडक्शन का वो होना चाहिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का वो हम डालने के बाद हम हेडिंग बनाएंगे, या आप पैराग्राफ में कर सकते हैं कि उसके मित्र राजाओं की सूची क्या थी, शत्रु की सूची क्या थी, सामंत कौन थे, विजित कौन थे, ठीक है, और विदेशों से संबंध क्या थे। ये उनके राजाओं के संबंध। तो मित्र में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मित्र में उसका कामरूप का भास्कर वर्मन है, वैलभी के मैत्रक हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बता देंगे कि देखिए वो मित्र था, ठीक है। शत्रु में आप शशांक का नाम और देवदूत का नाम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद सामंत में जो है आप कई लोगों का नाम लिख सकते हैं, आपने कोई जरूरत नहीं कि आप सब लिखें, क्योंकि कम से कम 24-50-60 सामंतों पे, तो बड़े सामंतों पे वो शासन करता था। तो एक चीज ये हो गई। इसके अलावा विजित के पे आप डाल देंगे कश्मीर तथा, जिसको विजित करके उसने छोड़ दिया। वैदेशिक में फारस और ईरान के राजा के बारे में कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें आपको क्या करना है, जो राजाओं हैं उनसे संबंध बता देना है, ठीक है। तो संबंध बता देना है। अगर आप विवेचना लेकिन कह रहा है अब आपसे, तो विवेचना के लिए क्या करना होता है कि ये बताना पड़ेगा कि इससे ये संबंध क्यों रखा हुआ उसने। तो भास्कर वर्मन का जब आप मित्र के बारे में करेंगे तो क्या विवेचना करेंगे, विवेचना करेंगे कि जब भास्कर वर्मन से मित्रता अपने शत्रु शशांक से बदला लेने के लिए करता है, ठीक है। फिर जब ये हो गया आपका, इसी तरीके कश्मीर को विजित करता है, तो कश्मीर को क्यों छोड़ देता है, क्योंकि उसके समाज से बहुत दूर का इलाका है और दुर्गम परिस्थिति, तो उस पर सीधा नियंत्रण नहीं रह सकता, इसलिए उसको छोड़ देता है। फिर सामंत पूछेगा कि सामंत बहुत सारे थे पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में, लेकिन उनसे कैसा संबंध रखता है, उनसे संबंध ऐसा रखता है कि जो अगर उससे समाज के निकट है तो उनको सीधे साम्राज्य में मिला लेगा, और जो साम्राज्य से दूर है उनके ऊपर है कि आप कर देते रहिए, दक्षिणा देते रहिए, या हमारे आज्ञा मानते रहिए, तो हम आपको अपना सामंत बने रहेंगे। यही संबंधों का विवेचन है, इसी को आपको एक क्रम में लिख देना है। और वैदेशिक में तो आप डाल ही देंगे कि ये आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दिलाएगा कि सब लोग सामायिक राज्यों में सिर्फ भारत वाला देखेंगे, आप विदेश का भी डालेंगे, उसके फारस और ईरान के राजाओं में होगा। ये इसके संबंधों का विवेचन है। तो आपको समझ में आया ना कि विवेचन में क्या करना है। विवेचन में ये करना है, पहले सीधा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए किससे क्या संबंध थे और वो संबंध किस लिए उसने बनाया, दोस्त क्यों बनाया, दुश्मन क्यों बनाया, सामंत क्यों बनाया, विजित क्यों किया, और वैदेशिक संबंध क्यों बनाया, ठीक है। ये हो जाता है विवेचना। अब आप कह सकते हैं कि क्या, अगला क्वेश्चन, क्या हर्ष को एक महान विजेता कहा जा सकता है। तो कहा जा सकता है, या प्रश्न बन सकता है कि अब कहां तक सफल रहा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। होना क्या है इसमें, सिर्फ ये बता देना है, क्योंकि जब भी कहा जा सकता है पूछा जाएगा तो कोई मानदंड होना चाहिए, कोई प्रतिमान होना चाहिए कि हाँ कैसे कहें। तो भारत में तो समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि सारे युद्ध जीता हुआ है, तो तुलना किससे करेंगे, हम समुद्रगुप्त से करेंगे। तो आप बताइए कि हर्ष किसके किसके खिलाफ जीता और किसके खिलाफ नहीं जीत पाया। वो पता है आपको कि जैसे कि शशांक के खिलाफ जीता है, वल्लभी के मैत्रक को हराया है, देवगुप्त को हराया है, पश्चिमी अभियान में, पूर्वी अभियान में बहुत लोगों को हराया है। तो क्या है, वो जीत जा रहा है, लेकिन पुलकेशिन को उससे नहीं जीत पाया, ठीक है, लेकिन हार गया है। और समुद्रगुप्त दक्षिण में जीत गया है, तो महान विजेता तो है, ठीक है, ये हमको दिख ही रहे हैं, क्योंकि उसकी परिस्थिति विपरीत है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में डाला था। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, उसके बहुत सारे मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी उनके खिलाफ लगातार वो खड़ा रहा, एक साम्राज्य पर स्थापित करके गया। उतना बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में 400-500 सालों में कोई नहीं बना पाया, इसलिए हर्ष को महान विजेता कह सकते हैं। ये आपका उत्तर हो गया, इसी तरह लिखना होता है। इसमें मैंने क्लास में थोड़ा आप लोगों को तेजी से पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है और मुझे डेमो देना, तभी ये 1 घंटे के रिकॉर्डिंग हो गई है। तो बहुत सी चीजें आपको नहीं भी समझ में आ रही है, तो लाइव क्लासेस में वो बेहतर ढंग से समझ में आती है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं मुझे, रोकी सर मुझे ये बात बीच में समझ में नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज और आप लोग को शो करना चाहता हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन था कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू महान शासक कहा जाता है, 2018 का, ये हिस्टोरियोग्राफी का है, ठीक है। तो आपको एक चीज ये होती है कि जो भी ये वाक्य वाले सेंटेंस आते हैं, टिप्पणी कीजिए, इसके फ्रेमवर्क क्या होता है, पहले प्रश्न की व्याख्या दीजिए प्रमाण सहित, फिर खंडन प्रमाण सहित देके निष्कर्ष लिख दीजिए, यही होता है और आपको लिखना होता है। तो अंतिम हिंदू महान शासक वाला मैं आप लोग को बोला है कि ये हिस्टोरियोग्राफी का है। तो हम कैसे कहेंगे
इतिहासकारों का एक समूह। पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए हर्ष के बारे में, जो भी आते थे। इसके बारे में आप क्या करेंगे कि पहले इतिहासकारों का एक समूह जो है, इसको हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू महान शासक मानता है। ठीक है, उसके लिए हम उस संदर्भ में निम्नलिखित प्रतिमान दे सकते हैं कि उसने उत्तर भारत जो है कि पूरी राजनीतिक एकता स्थापित की। पहले राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में थे, एक साम्राज्य का निर्माण किया जो है इतने 100 सालों के बाद। उसका जो क्या कह सकते हैं कि जो शत्रु था पुलिकेशिन, जो उसका एहोलोगी लोग है, उसमें उसको वो शकलोत्तर पर पतेश्वर कहता है, यानी उत्तरापथ का स्वामी कहता है। तो हम कह सकते हैं कि वो महान हिंदू शासक, जब उसका शत्रु उसकी इतनी तारीफ कर रहा है तो हम कैसे नहीं कहते कि वो सामो था। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहेगा कि अब हिंदू होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, हिंदू है तो मतलब क्या है कि वो जो भारत की संस्कृति है, जो वैदिक है चीजें हैं, उसका संरक्षण भी कर रहा है। तो हम देखते हैं कि दरबार में या जो धर्म है उसका अनुपालन भी कर रहा है, तभी तो हम हिंदू मानेंगे। तो देखते हैं उसका दरबार संस्कृत जो है क्लासिक प्रतिमान बन गया। उसके दरबार में संस्कृत लैंग्वेज जो है, जो क्लासिक प्रतिमान ग्रहण की, वो आगे लोग उसके लिए वो हो गया कि संस्कृत लिटरेचर का बहुत ज्यादा राइज हुआ। ठीक है, और क्या नाम था जो कादम्बरी जो जिसने लिखी थी और यह चरित्र लिखी थी, लोग वैसा सोचते थे कि हम उस तरह की पुस्तक संस्कृत में लिख पाए, तो उसने संरक्षण दिया। इसके अलावा वह प्रयाग में महामोक्ष परिषद करता था। ठीक है, जहाँ पे शिव जी की पूजा होती थी, वहां अपना जो जो संपत्ति थी वो 1/4 वो दान कर देता था, इस तरीके से। तो ये सब तो दिखाता है कि वो राजनीतिक रूप से महान व्यक्ति था, धार्मिक रूप से हिंदू धर्म के संरक्षण का भी लग रहा है, तो अंतिम हिंदू महान शासक तो कहा ही जा सकता है। लेकिन इसका खंडन क्या होगा? खंडन ये होगा कि इसको हिंदू कहना उचित नहीं है। क्यों? हिंदू शब्द की अवधारणा बहुत बाद में आई। ठीक है, इतिहासकारों ने बाद में गढ़ी है, और आपको ये भी पता है कि वो एक्चुअली बौद्ध था, वह समर्पित बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। उसको अंतिम हिंदू महान शासक कहना उचित नहीं है। वो सभी धर्मों का समन्वय लेके भी चल रहा था, लेकिन मुख्य रूप से वो बौद्ध धर्म का ही संरक्षण करता था। देखिए, महायान करता है तो वो करेगा, संघ वो बनवाएगा, नालंदा को 100 ग्राम अनुदान करेगा, इस तरह की चीजें करता है। ठीक है, और हिंदू कहना उचित है भी नहीं, क्योंकि हिंदू शब्दावली जो है वो जो है बहुत बाद की है, और उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं उसको हिंदू नहीं कह सकते। ये बाद के इतिहासकारों ने इसको राष्ट्रवादी टाइप के इतिहासकारों ने इसको गढ़ा है। फिर आप ये देखिए, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, लेकिन आपको पता है ना, वो पूरे भारत का नहीं, सिर्फ उत्तर भारत का था, और भी उत्तर भारत के पूरे इलाके पे उसका कब्जे ही नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू महान शासक? ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हम देते हैं कि उससे बड़े भूभाग पे चोल ने, आपको पता है कि हर्ष के बाद दक्षिण भारत में चोलों ने उससे बड़े भूभाग पर शासन किया था, और वो तो वैश्विक थे, कहां तक चले गए थे, वो मलेशिया वहां तक पहुंच गए थे कब्जा करने, श्रीलंका वगैरह पे कब्जा कर लिए थे, और वो भी हिंदू धर्म के संरक्षक थे। तो कैसे कहते हैं कि ये अंतिम था? चोल भी तो हिंदू धर्म के संरक्षक थे, और उससे बड़े भूभाग पर कब्जा करे हैं, और वैश्विक उनका साम्राज्य था। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये अंतिम हिंदू शासक था। ये तब क्या कहलाएंगे? चोल तो हिंदू थे, हिंदू धर्म के, उनके मंदिर आज भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक हम ये डाल सकते हैं कि अगर हम अंतिम हिंदू शासक कहेंगे तो शिवाजी वगैरह वगैरह के साथ क्या होगा? शिवाजी ने भी तो हिंदू धर्म के का हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी, और बहुत बड़े बेहतर साम्राज्य का निर्माण किया सकता है। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो सकता है कि वो महान शासक था। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अंतिम हिंदू, उसको हिंदू कहना और अंतिम हिंदू कहने पे शब्द पर आपत्ति हो सकती है। उसमें इतिहासकारों का एक अपना व्यू हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसा मत नहीं है कि हर्ष महान शासक नहीं था, लेकिन हिंदू कहने में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, और साथ में अंतिम अगर हम कहें तो कुछ जो इतिहास के जो घटनाएं हैं, जैसे चोलों का उदय, शिवाजी का उदय पर हम प्रश्न उठाते हैं। इस पे करके आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। ये आपका उत्तर हो गया। इसके अलावा दो ऐसे टॉपिक हैं, हर्ष की विदेश नीति, ये आईएएस में पूछ सकता है क्वेश्चन में, और हर्ष की सांस्कृतिक उन्नति। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में तो मैं 10-15 मिनट में आपको करा दूंगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हर्ष की सांस्कृतिक उन्नति यूपी पीसीएस में आ सकता है, और विदेश नीति तो आईएएस का क्वेश्चन है। तो देखिए, कुल मिला के ये घंटे की क्लास हो गई है, डेमो क्लास हो गई है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उसमें लेक्चर में थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेमो क्लास बुला रहा हूँ। बाकी लाइव क्लासेस में आप बहुत से ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप पूछते हैं और आपको समझ में जाता है, 2 वे इंटरेक्शन होता है, 1 वे नहीं होता है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, और जैसा रहेगा फिर मिलते हैं। धन्यवाद।